आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ की अधिकृत विक्रेता। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कंप्लीट एजुकेशन, तो आपके लिए है जिले में सिर्फ एकमात्र स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इंग्लिश एनवायरनमेंट, हाई स्किल टीचर्स, बेस्ट रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स 17:1, एयर कंडीशनड ऑडियो विजुअल स्मार्ट क्लासेस और इनोवेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ मार्शल आर्ट, सिंगिंग और डांसिंग के लिए स्पेशल क्लासेस, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल के साथ आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी। आपके बच्चों के सुदृढ़ और सुंदर भविष्य के लिए जिले का एकमात्र स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नॉर्थ ऑफ मेडिकल कॉलेज, सिरसा, कटिहार। क्लास नर्सरी से 8 तक, एडमिशन ओपन। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। नमस्कार, मुद्दे की बात कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि झा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। 18 अप्रैल को कटिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है और साथ ही कटिहार लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बात करें तो इस बार लगभग 16 लाख मतदाता कटिहार के भाग्य का फैसला करने जा रही है। 23 मई को यह फैसला हो जाएगा कि कटिहार का सांसद कौन होगा, साथ ही भारत में सरकार किसकी बनेगी। चूंकि चुनावी सरगर्मी है, चुनाव का माहौल है, ऐसे में हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात आप सबों के लिए हम लेकर आए हैं। हम इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों की राय और साथ ही हमारे साथ जो प्रतिनिधि बैठते हैं वो अपनी बात रखते हैं। कटिहार के विभिन्न मुद्दों की बात करते हैं, चाहे विकास की बात हो या ऐसा काम जो हमारे उम्मीदवार जिन पर हमने भरोसा किया था वो हमारे उम्मीदों पर सफल नहीं हुए, खरे नहीं उतरे हैं, या फिर वो हमारी उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं, उन पर हम पुनः कितना हम भरोसा करें, और ऐसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सबसे पहले उनसे मैं आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ हैं आज के इस मुद्दे की बात कार्यक्रम में शिव प्रकाश गाड़ोदिया जी, जेडीयू से हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। निजामुद्दीन खान है बीजेपी से, मनोहर प्रसाद यादव जी हैं आरजेडी से, और डॉक्टर अविनाश कुमार हैं, जाने माने शिक्षाविद। सह आज इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट की भूमिका में, विश्लेषक की भूमिका में इनसे जानेंगे कटिहार का विकास कितना हुआ है, कितना होना है। सबसे पहले हम
बात करें, पहुंचते हैं शिव प्रकाश गाड़ोदिया जी के पास, जेडीयू से हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं। शिव प्रकाश गाड़ोदिया जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार कटिहार जो बीजेपी सीट थी, यहां पर इस बार जेडीयू सीट दिया गया है, क्या लगता है जो आपके उम्मीदवार हैं गठबंधन के दुलालचंद गोस्वामी और उनके ठीक सामने एक बड़ी टक्कर, एक कड़ी टक्कर होने जा रही है महागठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर से, तो इस इलेक्शन को आप, इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या लगता है किस तरह का टक्कर है? टक्कर बराबर की है, लेकिन हम लोगों को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि भाजपा जदयू का गठबंधन है। पूरा भाजपा नेतृत्व, पूरा जदयू नेतृत्व, पूरा लोजपा नेतृत्व, तीनों गठबंधन लगे हुए हैं और हर हालत में ये सीट जदयू की झोली में जाएगी और हमारे प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी को हम लोग हर कीमत पर सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचाएंगे। जी, चलिए पुनः आते हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तारिक अनवर जी और मनोहर प्रसाद यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। अपने उम्मीदवार के विषय में कितना विश्वास है और इस चुनाव को वो किस नजरिए से ले रहे हैं? जी मनोहर जी बताएंगे, आपके उम्मीदवार हैं तारिक अनवर जी। हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार शाह तारिक अनवर साहब हैं, जिनके आज 30 सालों से कटिहार का सेवा करते आए हैं। उनमें कोई आज तक दाग नहीं लगा और वो कटिहार के सर्वमान एमपी रहे हैं। और अभी जो महागठबंधन का है, जो पूरे देश में जो माहौल है, बीजेपी जो जिस तरह का माहौल बनाया है, उसके खिलाफ में पूरे देश में महागठबंधन, देश की जनता गोलबंद है और बीजेपी सरकार को हटाने के मूड में है। कटिहार की जनता गोलबंद है। तारिक साहब 2 लाख वोट से ज़्यादा से जीतने जा रहे हैं और हमारे जो गठबंधन के जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, सब हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल हैं, कांग्रेस हैं, हमारे 5 गठबंधन हैं। इसलिए हम काफ़ी उम्मीद जताते हैं जो हमारा जो नेता कटिहार का सांसद के रूप में हमारे जो प्रत्याशी हैं तारिक साहब, साफ सुथरी छवि के हैं, वो सीट अवश्य हमारा निकलेगा। और मेरा ही सीट नहीं, जितने नीतीश जी को दिया गया है जी, वो सारे सीट नीतीश जी 40 सीट में कितना सीट आप निकाल रहे हैं? हम 30 सीट तो जरूर महागठबंधन निकालेगा जी, 40 में 30 सीट 30 सीट निश्चित रूप से आएगा जी। चलिए निजामुद्दीन खान जी के पास चलते हैं, बीजेपी से हैं जी। बीजेपी निजामुद्दीन जी बताइए, मनोहर जी के बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? कटिहार में महागठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर को ये हर हाल में 2 लाख मत से ज्यादा जीत दर्ज करवा रहे हैं, ये इनकी उम्मीद है, इनका विश्वास है, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि मनोहर जी तारिक साहब को 2 लाख से अधिक मतों से जो है निर्वाचित कराने की बात कर रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी 18 तारीख को कि कितना मत उनको प्राप्त होता है और चुनाव जीतते हैं। वो चुनाव हारते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। रही बात उनकी साफ सुथरी छवि की, तो साफ सुथरी छवि है, लेकिन आप पिछले 40 सालों में उस आदमी का कंट्रीब्यूशन देखे न कटिहार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किशनगंज चला गया, कई एक प्लांट जो है जो यहाँ से जो है वो नहीं ला पाए। सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री भी यूपीए के जो है द्वितीय काल में रहे, लेकिन उन्होंने कटिहार के लिए एग्रीकल्चर विभाग में रहे, एग्रीकल्चर से संबंधित उन्होंने क्या किया? आप ये काम गिना करके दिखा दीजिए कि तारिक साहब ने कोई काम किया हो। रही दुलालचंद गोस्वामी की बात, दुलालचंद गोस्वामी तो मट्टी का लाल है, घर का घरेड़ छुआ है, घर का बेटा है। जो आदमी ऑटो चलाता था पटना में, और पटना में ऑटो चला करके भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास किया और 1995 विधायक का टिकट दिया, विधायक से वो जीता। जीतने के बाद उसने जो है आज देखिएगा कि उसने कई एक काम किया। जब वो पिछले सरकार में मंत्री थे, जो है जेडीयू के साथ में जो लेबर मिनिस्टर थे, उसने कई काम किया। व्यवहार कुशल व्यक्ति है और लोग उससे जो बहुत प्यार कर रहे हैं। लगता है कि तारिक अनवर ने काम कटिहार में नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। विकास की बात करें तो कौन सा कार्य कटिहार में आपको लग रहा है कि अछूता है जिसे तारिक अनवर को करना चाहिए था, प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए,
हमारे कहने का मतलब सबसे मूल मुद्दा है जो कटिहार के नेताओं को सबसे पहले आरबीएचएम जूट मिल को खोलना चाहिए था, पुराने जूट मिल को खोलना चाहिए था। जूट मिल तो बंद होने की कगार पर है, तो बंद हो गया, वो बंद हो गया तो खुल नहीं सकता है क्या? आज स्मृति ईरानी हमारी जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर है, आप कभी तारिक साहब कभी गए टेक्सटाइल मिनिस्टर से मिलने के लिए कि जो जाकर के जो है आप जो उसका जो बंद पड़ा हुआ है वो खोले? आपको मैं बताना चाहता हूं कि 40 साल पहले बंद हो चुका था सूता मिल मोकामा में। नीतीश कुमार जी का कंस्टिट्यूंसी हुआ करता था बाढ़, जब उन्होंने सैयद शाहनवाज जी से कहा कि आप जो है वो सूता मिल खुलवा दीजिए, मेरे पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री था, मैं शाहनवाज जी के राजनीतिक सलाहकार था भारत सरकार में 2003 में, हम लोगों ने सूता मिल खुलवाया मोकामा में। ऐसी बात है कि जो बंद हो गया वो खुलेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर खुल सकता है लेकिन प्रयास होना चाहिए, सार्थक प्रयास। कटिहार में कई ऐसे कार्य अछूते रह गए हैं, आरोप है। देखिए, बीच में हमारी सरकार नहीं थी जी, बीजेपी की सरकार थी, तो जितनी फैक्ट्रियां कटिहार में लगी हुई, क्या उनको केंद्र सरकार कभी प्राथमिकता दिया? आपकी सरकार है, 5 साल में तारिक साहब यहाँ का डेलीगेट सर्वदलीय नेता लोग, हर दल के नेता लोग गए थे, उसमें आपको सब पार्टी के लोग थे। क्या प्रयास नहीं किया गया? तारिक साहब तो बार बार प्रयास किया, जूट मिल का मुद्दा बराबर उठाते रहा, लेकिन बीच में हमारी सरकार नहीं थी। तारिक साहब बीच में 3 टर्म हार गए, तो सरकार आपकी है और आप कह रहे हैं जो तारिक साहब 10 साल आपकी सरकार थी, यूपीए की 10 साल सरकार थी, 10 साल में आपको 10 दिन समय मिला आपको जूट मिल खुलवाने के लिए। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर अविनाश जी के पास चलते हैं, जाने माने शिक्षाविद हमारे बीच और आज एक्सपर्ट की भूमिका में है। इनसे जानते हैं कि कटिहार में जो चुनाव होना है, ऐसे चुनाव तो पूरे भारतवर्ष में है, तो सबसे पहले हम कटिहार स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। तो कटिहार में जो चुनाव है वह चुनाव इस बार किन मुद्दों को लेकर होना है? क्या लग रहा है कि जनता जो इस बार मतदान करेगी वह किन मुद्दों को लेकर करेगी? राष्ट्रीय मुद्दा होगा या स्थानीय मुद्दा? ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है जी, इसमें स्थानीय मुद्दे तो जो हैं वो हर चुनाव में, चाहे वो निचले स्तर का चुनाव हो, इवन एमएलए के चुनाव में वो ज़्यादा हावी रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर राष्ट्रीय मुद्दे और कुछ उसमें स्थानीय मुद्दे जुड़ते हैं। वो दोनों मिलके किसी भी मतदाता को ये निर्धारित करने के लिए समय देता है कि भैया हम किसके पक्ष में मतदान करें। जी, निश्चित रूप से रोड है, शिक्षा है, मेडिकल सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, शैक्षणिक विकास के मुद्दे हैं, ये हर चुनाव में कहीं ना कहीं रहते हैं। लेकिन वास्तविकता एक ये है कि हम लोग अंत में ले देकर फिर वो जातिवाद राजनीति के तरफ ही मुड़ जाते हैं। जैसे कि मैं एक जब एक्सपर्ट के रूप में हमारी राय पूछेंगे तो मैं मीडिया से भी एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी किसी भी लोकसभा चुनावी क्षेत्र का जब पेपर में या कहीं टीवी पर हम विश्लेषण पढ़ते हैं या देखते हैं तो क्या देखते हैं? मुस्लिम इतना, यादव इतना, कुर्मी इतना, कोयरी इतना। इसको बदलना होगा। मैं बॉम्बे ईस्ट में जब विश्लेषण होता है, आज दिल्ली चांदनी चौक का जब विश्लेषण होता है तो वहां फिर मुस्लिम आते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली के सीट पर अविनाश जी ये थोड़ा देखना होगा। समय लेंगे, वक्त हो चला है। एक कॉलर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, दीपांकर जी हैं। हेलो हेलो दीपांकर जी। जी, मेरा सवाल तारिक अनवर साहब के जो प्रतिनिधि है उनसे है। ये जो जी बोलिए, सुन रहे हैं। जो इनका कार्यकाल रहा सांसद के रूप में, तो ये कटिहार के लिए अभी तक क्या किया है? हमारे जो 44 वार्ड 45 वार्ड है हमारे नगर निगम क्षेत्र में, इनका क्या योजना रहा? एक भी जगह हमको नहीं लगता है रोड बना है इनके सांसद कोष से। प्लस कटिहार का क्या विकास में इनका क्या योगदान रहा? और क्योंकि ये मिलते भी नहीं है, जब भी हम लोग इनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो ये मिलते नहीं है।
चलिए दीपांकर जी का सवाल था कि स्थानीय, अभी हमने चर्चा करी थी सर कि स्थानीय मुद्दे, मतलब राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो कॉलर हैं कटिहार के जो निवासी हैं वो स्थानीय मुद्दों की चर्चा कर रहे थे, तो उनको जो है राष्ट्रीय मुद्दे से ज्यादा वास्ता स्थानीय मुद्दों को लेकर है। इन्हीं विकास, स्थानीय मुद्दों का जो है कटिहार का विकास हो, इसको लेकर के उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना था तारिक अनवर को। उन मुद्दों पर या उन उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। नहीं तारिक साहब, ये तो नगर निगम क्षेत्र है जी। ये निगम के जो महापौर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी भी हैं। उनका दायित्व बनता है जो नगर निगम में काफ़ी क्या विधानसभा समा जाएगा, जितना फंड मिलता है उनसे जवाब करना चाहिए। जो महापौर जदयू के हैं वो चुनाव भी लड़े थे, उनको ध्यान देना चाहिए जो नगर निगम हमारा कैसा हो। आज तक आपने देखा जो बस स्टैंड को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। हमारी जितनी बस है मिर्जावाड़ी सहायक थाना के पास जाम रहता है। ये तो नगर निगम का काम है। और सांसद का जहाँ काम की बात है वो बड़ा बड़ा योजना देहाती क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, रोड का हो, पुल पुलिया का हो, वो काफ़ी अपने स्तर से। ये निगम क्षेत्र का, निगम का अधिकार में ये है। विधायक भी नहीं है यहाँ अपना फंड लगा सकता। ऐसे मैं जानना चाहता हूँ कि 5 ऐसे काम बताइए जो उन्होंने प्राथमिक तौर पर जो सबसे ज्यादा जरूरत है उन्होंने कटिहार के लिए किया हो, आम लोगों को जानना है। आप जो महानंदा का बांध है जी, उस पर तारिक अनवर साहब ने काफ़ी लंबा, उतना याद नहीं है जो कितना वो फंड से बना है। अभी हम लोग प्रचार के दौरान गए थे तो काफ़ी उनका लंबा काम रहा है। जो बांध जर्जर स्थिति थी उस पर अभी पिच रोड गाड़ी दौड़ रही है, वो तारिक साहब का देन। और कुछ? और तो जहाँ तक विद्यालय का सवाल है, जहाँ तक कई सारी उपलब्धियों को बताया आपने, मैं तो सिर्फ 5 कहा था। 5 ऐसी उपलब्धियां बताइए मैं जिन्होंने 5 साल में किया। जी देखिए, ऐसा है कि एक सांसद जो होता है वो 16 लाख जनता का प्रतिनिधि होता है और वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है। और ये कोई कह करके जनप्रतिनिधि कह दे कि सांसद का नगर निगम में उसका दायित्व नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो नगर भी एक किसी विधानसभा का पार्ट होता है और लोकसभा का भी वो एक पार्ट होता है। तो जिम्मेदारी आपकी सभी जगह बनती है और जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। और एक बांध पर जो है एक बांध बना देना ये सांसद की अपनी जिम्मेदारी नहीं। आप ऐसा प्रोजेक्ट लाइए जिस प्रोजेक्ट से कटिहार के जो युवा पलायन हो रहा है वो पलायन रुके। आप ऐसा कोई योजना लाइए जिससे कि आम लोगों को उससे लाभ हो। आप रेल का कोई बड़ा, आप लालू यादव रेल मंत्री थे तो आप ही के पार्टी के उन्होंने जो है छपरा में जो है रेल का और डीजल का आपका जो है मधेपुरा में काम किया। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आई। उसी समय तारिक साहब उस सरकार के एक पार्ट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा में थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं किया कटिहार के लिए कि कटिहार की जनता उनको वोट दे। कोई ऐसा काम नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है। हमारा ये कहना है जो कटिहार गौशाला का समस्या है, केंद्र सरकार का योजना है जी। आज तक कटिहार की जनता जब मेडिकल कॉलेज लाना रहता है पेशेंट को तो 1 घंटा 1.5 घंटा जाम में फंसा रहता है, वो पेशेंट मर जाता है। ये केंद्र सरकार का योजना है। केंद्र सरकार को एक बोलना चाहूंगा जी। गौशाला पर जो आरोग्य बनना है वो सिंगल टेंडर हुआ है। टेंडर कहने से नहीं होगा, टेंडर हो गया, एला हो गया, हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। बड़ी समस्या है सिंगल। देखिए वो जो है वो जो केंद्र सरकार और NHAI और जो है के साथ में कंबाइन है, रेलवे के साथ जो है वो टेंडर हो गया है, लेकिन सिंगल टेंडर आपकी सरकार है, आपको करना होगा, वो होना है। कब होगा? कटिहार की जनता मर जाएगी, बीमार आदमी सब मर जाएंगे। आपके सांसद है, आपने क्या किया? सांसद आपकी सरकार है। नहीं सरकार है, केंद्र सरकार से अंतर्गत आता है। सांसद का दायित्व बताइए, आप तय करिए, आप उनकी भी सांसद तो पावर आवाज उठाते हैं। तय करिए उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या जिम्मेदारी है। हेलो, 1 मिनट सर। हेलो जी बताइए। हेलो, नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, मैं सुंदरम प्राशर बरमसिया से बोल रहा हूँ सर। जी हाँ, कहिए। मेरा प्रश्न ये है
जी सर, गौशाला पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जिसके वजह से जितने शिक्षक जाते हैं अहमदाबाद चाहे मनिहारी, वो अक्सर लेट हो जाया करते हैं। उसमें ट्रेन जो आती है वो बाधा देती है आधा घंटा से पौने घंटा तक, और वो सब तारिक साहब ने क्यों नहीं बनवाया सर। दूसरा प्रश्न ये है सर कि पटनी नारायणपुर के पुल है सर, वो जर्जर हो चुका है। परसों के दिन भी एक हादसा होते होते मैं खुद बचा हूं सर, तो उसका जो निवारण होना चाहिए, जो पुल बनना चाहिए, तो वो 2 पुल अभी तक क्यों नहीं बना है। तारिक साहब से मैं जानना चाहता हूं, जबकि मनिहारी रूट पे सर वो बराबर जाते आते हैं, खुद जाते हैं, फिर भी क्यों नहीं बना। जी, पटनी नारायणपुर के पास भी एक छोटा सा बहुत ही कम चौड़ा, अभी आप आए होंगे उधर क्षेत्र से, आपको लगा होगा। ऐसे भी सावन के महीने में तो विशेष करके वहाँ एक बड़ा सा जाम जो है वो लगा रहता है, तो छोटा पुल है। और दूसरी बात हम लोग चर्चा कर रहे थे गौशाला आरओबी की। जी, कटिहार का शायद मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य रहा है कि केंद्र के सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि शायद विपरीत दिशा में ज्यादा बार ऐसा मौका मिला है, शायद कटिहार का दुर्भाग्य। अभी जो बात हो रही है कि ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है जी, और केंद्र सरकार, हम लोग सामान्य जनता प्रश्न पूछेगा तो सांसद से बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग जाके प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं पूछेंगे या केंद्र अपने एक सांसद। तब तो चुनाव के समय ये होगा कि चलो केंद्र में जो जीत रहा है उसी के प्रतिनिधि को जिताओ, जनता के बीच एक मुद्दा यही बना रहेगा। ऐसा नहीं है, सांसद जो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि तारिक साहब हो या दुलाल जी हो, वो हमारा फैसला करने का अधिकार नहीं है, वो जब मैं मतदाता के रूप में रहूंगा उस समय फैसला करूंगा। लेकिन एक बात है कि जो भी सांसद हैं उनको कुछ न कुछ अपना उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा। किसी काम को नहीं यदि संपन्न करा सके हैं तो केवल ये कह के हम उससे मुक्त नहीं हो सकते कि चलो भाई कि ये तो केंद्र सरकार के अंतर्गत था, ये तो नगर निगम के अंतर्गत था, ये बिहार सरकार के अंतर्गत था। तो भैया एक चीज बताइए कि आपके अंतर्गत क्या था। चलिए मनोहर प्रसाद जी, आपके जो सांसद रहे हैं तारिक अनवर जी, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। देखिए, केंद्र में सरकार यदि नहीं रहती है जी, तो कोई सांसद मुद्दा उठाते हैं, अपने क्षेत्र का समस्या को रखते हैं जी, लेकिन दायित्व बनता है केंद्र सरकार का, क्योंकि योजना केंद्र सरकार की है, रेल मंत्री उनके हैं जी। आप देख रहे हैं जो ये ओवरब्रिज है, जर्जर स्थिति है, एक फ्लाईओवर और शहर में होना चाहिए, क्योंकि आप बराबर देखते हैं, आप तो मीडिया के साथी हैं, आप देख रहे हैं, डेली आप पेपर में भी देते हैं, आप न्यूज में भी देते हैं। ये विकल्प है, एक दूसरा भी शहर में ओवर फ्लाई होना चाहिए रेलवे पर, ताकि कटिहार की जनता को, हमारे सांसद तो आवाज उठाते हैं, हमारी सरकार केंद्र में है नहीं, हमारा सुनता नहीं है। तो अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उन पर जो विश्वास है, भरोसा है, आखिर 15 साल निखिल चौधरी सांसद रहे हैं, उनसे जब उम्मीद, जैसे कि आरोप प्रत्यारोप लगता है कि अभी ये कहा कि जब कटिहार में सांसद होते हैं तो केंद्र में जो है सरकार बदल जाती है, दुर्भाग्य तो चाहे दुर्भाग्य हो जो भी हो, तो फिर जब एनसीपी के उम्मीदवार थे तो वहाँ केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार बनी, तो कहीं न कहीं जनता को, जैसे कि अविनाश जी ने बताया कि जनता को तो उम्मीद सिर्फ अपने सांसद से होती है, वो डायरेक्ट तो सही बात है कि वो पीएम से जाकर के मुलाकात करके अपनी समस्या नहीं रख सकते हैं। तो जो है तारिक अनवर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करके, भरोसा करके उन पर जो है, चूंकि वो कैपेबल भी थे, इससे पहले भी कई बार सांसद रहे हैं कटिहार के, तो उनसे जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर वो खराब नहीं उतर पा रहे हैं। जब हमारी सरकार थी जी, रेल मंत्री हमारे लालू प्रसाद यादव जी थे। आप एक मिसाल है कटिहार में रेलवे स्टेशन, जो अभी पटना या देश में 1 नंबर स्टेशन बिल्डिंग कहा जाता है, वो लालू प्रसाद का देन है, जो वो बिल्डिंग जो अभी चमक रहा है। जितना कचरा था सबको साफ करके दोनों साइड ये हुआ है। तो सरकार जब नहीं रहती है तो दिक्कत होती है विपक्षी दलों योजना में। नरेंद्र मोदी जी ने बोली लगाए, क्या पैसा आया? भाजपा के हमारे साथी ये क्यों नहीं जवाब देते हैं? जो केंद्र सरकार अगले चुनाव में जो वादा किए थे, बोली लगा के बोले थे कितना दूं कितना दूं, क्या उतना पैसा बिहार को आया? जी, इस पर बोलना चाहते हैं जी निजामुद्दीन जी। देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के
प्रतिनिधि हैं या यूपीए के प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि जो है हमारे सांसद तो जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, आपको 16 लाख जनता ने वोट दिया केंद्र सरकार पर थोपने के लिए क्या? केंद्र सरकार से नरेंद्र मोदी से पूछने के लिए जाएंगे क्या? तारिक अनवर जवाब दे कि अगर वो काम नहीं कर सकते उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि जो स्टेशन का बिल्डिंग, आपको जानकारी कुछ है? वो स्टेशन का बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कब तैयार हुआ था? जब यहाँ कुलभूषण अग्रवाल डीआरएम हुआ करते थे, ये 2002 में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, तब वो प्रोजेक्ट बना था जो आप स्टेशन बिल्डिंग कहते हैं। आपके लालू जी की उपलब्धि नहीं है, ये बोलना छोड़ दीजिए, या फिर आप ज्ञान की अर्जित कर लीजिए। आप जानकारी कर लीजिए, आपने बोला आपको जानकारी नहीं है, जिस समय जानकारी नहीं है, जिस समय ये नीतीश सरकार जो, मुझे आपको जानकारी नहीं है, आप उसमें मत बोलिए स्टेशन बिल्डिंग के बारे में, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप ज्ञान नीतीश कुमार बन रहे हैं, ज्ञान अर्जित करिए। प्रपोजल देता है, लालू जी ने प्रपोजल दिया है, लालू जी ने बिहार में प्रपोजल दिया, लेकिन उनकी सरकार नहीं रही। जितना प्रपोजल में बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री जितना पैसा दिया, जो नीतीश कुमार उस पैसा को खर्च नहीं कर पाया। जब हमारी सरकार थी तो बिहार को इतना पैसा लाया है, आप कहां से? वही बिल्डिंग से आप चले गए सीधे नीतीश कुमार को। आप केंद्र सरकार की बात हम कर रहे हैं, स्वयं से बात करिए और बुद्धि विवेक से बात करिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, समझ गए ना? कुछ ही जानकारी कर लीजिए, तब डिबेट में बैठिए आप। जो है मुझे सब जानकारी, मैं कटिहार का लड़का हूं और यही पढ़ा लिखा हूं। 20 साल से मैं दिल्ली में रहता हूं। अविनाश जी मुझे जानते हैं, समझ गए? स्कॉटी चलाने वाले। जी अविनाश जी, ये मैं कह रहा था तरुण जी कि मैंने कहा कि कटिहार का दुर्भाग्य, ये थोड़ा सा बिहार इन सारी चीजों में पिछड़ा हुआ है। कटिहार ही नहीं, पूरे बिहार के बारे में मैं कहूँ। आप बात कीजिए गुजरात की, आप बात कीजिए राजस्थान की, आप बात कीजिए महाराष्ट्र की, बात कीजिए तमिलनाडु की, आंध्रा की, ये सब जो डेवलप्ड स्टेट के बारे में जाना जाता है। हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा पिछड़ा, अभी विकसित हुआ है, विकास के क्रम में है, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ों में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। शायद आपको जानकारी होगी, और निजामुद्दीन साहब दिल्ली में रहते हैं, उनको ज़्यादा मालूम होगा कि इन लोगों की एक ऑफिसर्स की परमानेंट सेक्रेटेरिएट टीम दिल्ली में बैठी रहती है कि केंद्र सरकार की कौन योजना किस मद में कितना पैसा है, तुरंत उसका स्कीम बनाओ, उसका ये करो और उस पैसे को हम अपने स्टेट में कैसे लाएं। बिहार में ये स्थिति 10 साल पहले एकदम नहीं थी, अब थोड़ा उसमें सुधार हुआ है। चलिए, तो होता क्या है कि यहाँ से पैसा लाने के आपको सब लोग लगे हुए हैं, आपको प्रयास कर रहा हूँ। कॉलर जुड़ चुके हैं छोटू राठौर डीएस कॉलेज से। हेलो, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। अविनाश जी कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज केवल मैं शुरू में जो कह रहा था, वो मौका नहीं मिला। हम ये कह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के इसमें जहाँ शिक्षा का विकास हुआ है, या बड़े शहरों में जब उस कंस्टिट्यूएंसी का विश्लेषण किया जाता है मीडिया के द्वारा, तो वहाँ ये बातें धीरे धीरे अब आ रही। अब छोड़िए ये कि मुस्लिम कितना है, यादव कितना है, कुर्मी कितना है, कोयरी कितना है, भूमिहार कितना है, ब्राह्मण कितना है, अब इस पर विश्लेषण हो। देश को तो इन राजनेताओं नहीं, इस पर विश्लेषण होना चाहिए कि छात्र कितने हैं। जैसे होता है कि पहली बार वोटर कितने आए, मजदूर कितने हैं, मजदूर में ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने मजदूर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने मजदूर हैं, व्यापारी कितने हैं, किसान कितने हैं, तब हम उस समस्या को एड्रेस करने में ज्यादा। यहां तो बटे हुए हैं वही जातियों का। अरे किसान है वो यादव हो कि मुस्लिम हो कि भूमिहार हो, वो एक तरह की समस्या उनकी। मजदूर यदि ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनकी समस्या अपनी है, वो एक तरह की है। ऐसा नहीं है कि भूमिहार किसान का ब्राह्मण किसान की समस्या वो बड़े मस्ती में है, और कोई यादव या कुर्मी जो किसान है वो बड़ा दिक्कत में। जी, सब किसान एक तरह के समस्या करके देखा जाता है कि जब चुनाव की बारी आती है तो उस समय धर्म, जात, इन सभी में जो है मीडिया की भी भूमिका, बड़ी भूमिका है। इसको जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 साल 30 सालों से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जब शैक्षणिक विकास हो रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही, तो मीडिया का भी अपना एक कर्तव्य है कि वो विश्लेषण में जातिगत ढांचे को थोड़ा सा पीछे करे और उस तरह के आंकड़े को आप हाईलाइट कीजिए, तो समस्या जो है उस ढंग की चीजें ऊपर में आएंगी। अभी क्या है
उधर राष्ट्रवाद की बात कीजिए, इधर नगर निगम की बात कीजिए, नाले की बात कीजिए, पानी कहीं बच रहा है उसकी बात कीजिए, गौशाला पुल की बात कीजिए, ओवरब्रिज की बात। अंत में वोट किस पर पड़ेगा? सत्यता से सब लोग अपने भीतर जरा हाथ डाल के देखें, अपने दिल पर हाथ डाल के देखें। अविनाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने माई समीकरण नहीं बनाया है। नहीं, मैं किसी एक दल के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक सामान्य जो एक प्रारूप बनता जा रहा, ये दुर्भाग्य, इसको बदलना हो, इसको बदलना हो। जी, तो बहुत अच्छे मुद्दे जो है मुद्दा उठाए अविनाश जी कि देश को जो है राजनीति मतलब ये जात पात और धर्म के नाम पर जो बांट दिया जाता है वो नहीं बटे कम से कम। जो मुद्दे हैं जी, विकास के भी मुद्दों से राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, वो सारी चीजें डिस्कस हो, लेकिन अंत में जाकर केवल वही चीज हावी हो जाए जिसको हम लोग 5 साल में 4.5 साल 4 साल 9 महीने गाड़ी देते हैं, होता वही है, तो फायदा क्या है इस चीज का? तब तो समीकरण में अच्छा, मीडिया के लोग भी जो पेपर में और मैगजीन में पढ़ते हैं, हम लोग सब लोग मोटा मोटी वही विश्लेषण, वो उसके साथ जाएगा तो ये उसके साथ जाएगा। कहाँ होता है कि किसान किसके साथ जाएगा, मजदूर किसके साथ जाएगा, व्यापारी वर्ग किसके साथ जाएगा, स्टूडेंट किसके साथ जाएगा, नवयुवक किसके साथ जाएगा, बुजुर्ग किसके साथ जाएगा? ऐसा विश्लेषण तो मैंने नहीं पढ़ा। नहीं, ये चर्चा नहीं होती है। आम चर्चा तो मुसलमान किसके साथ जाएगा? गरोदिया साहब बैठे हुए हैं सूरत में, मैं समझता हूँ कि जीएसटी का सबसे विरोध और सबसे ज्यादा दिन तक बाजार बंद और हड़ताल यदि कहीं रहा और सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो सूरत कंस्टिट्यूएंसी में सारे विधानसभा सीट कौन जीता? राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो रोजगार के विषय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, रोजगार के विषय में उन्होंने बहुत बड़ी बात करी थी कि रोजगार की सरकार में, बिहार में उनकी सरकार में जितने खुश हैं वो आज तक वादों का व्यापार का ग्रोथ बढ़ा। अगर देखिए, रोजगार बहुत ऐसा चीज है, रोजगार आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनेंगे मनोहर जी, रोजगार आप 2 करोड़ जो रोजगार जो सेक्टर में देने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिया है, सुन लेंगे उसके, जो 2022 तक उन्होंने घोषणा पत्र में 22 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, ये घोषणा पत्र है कांग्रेस का। तो आपके जो घोषणा पत्र 2014 में था, तो क्या लग रहा है कि कहां तक आप उसमें सफल हुए हैं, कहां विफल हो गए हैं? नहीं, 60 सालों में कांग्रेस ने 2022 का जो है गिनती नहीं गिनाया कि 60 साल में आपने कितने रोजगार भर दिए। ये अपनी पिछली बातों को उन्होंने याद नहीं, 5 साल की बात आप रखिए ना, हमारे नहीं, 5 साल की बात रखिए, 5 साल पर चुनाव होती है तभी ना हम अपने को जानेंगे। मोदी जी जो वादा, मुद्दा पर आइए, हमारा ये मुद्दे हैं रोजगार सबसे बड़ा, वो जो उन्होंने अगले चुनाव में जो वादा किया, मैनिफेस्टो जो बीजेपी का था, 2 करोड़ युवा को नौकरी, काला धन वापस लाएंगे, कहाँ गया? किसानों को हम आमदनी का डबल हम फायदा पहुंचाएंगे, क्या किसी मुद्दे पर मोदी जी ने काम किया? आप स्टार्टअप का नाम सुने हैं? ये रोजगार नहीं है। आप तो कह दिया है जो पकौड़ा बेचो। नहीं, वो देखिए, आप लोग जो है, आप लोग विषय से विषांतर नहीं, पकौड़ा बेचने के आपके प्रधानमंत्री जी बोले हैं जो पकौड़ा है, हमसे जो प्रश्न किया है रोजगार, आप 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात की आपने प्रत्येक वर्ष जो है, तो 10 करोड़ आप रोजगार देंगे 5 साल में, जो है उस मुद्दे की बात हम कर रहे हैं। क्या हमने जो है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार मुखी जो है, आज आप क्या समझ रहे हैं, कोई भी चीज जो है, या स्किल डेवलपमेंट क्या है? आप स्किल डेवलपमेंट जो है, ये यही है रोजगार का। हम किसी को ट्रेंड करेंगे, किसी को रोजगार मुखी बनाएंगे, तब ना उसको रोजगार देंगे। तो हमारे अभी जो हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है वो रोजगार मुखी है। रोजगार को पैदा करने के रोजगार जो है, युवाओं को हम लोग जो है 5 साल आपको मिला, साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देने की बात उन्होंने कहा था। आज आप प्राइवेट सेक्टर को सारा चीज, रेलवे में आप देखिए, ग्रुप डी की भी बहाली होती थी, वो बंद हो गया। तो प्राइवेट सेक्टर में आप आरक्षण की सवाल है, आरक्षण कैसे है? जानकारी नहीं है आपको, क्या जानकारी नहीं है? 22 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इससे पहले जो सरकार थी उसमें वास्तव रूप में क्या किया कांग्रेस? भी तो जो वादा किया है, अभी जो किसानों के लिए उन्होंने जो वादा किया, आप देखिए 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां लागू हो गया, मिल रहा है किसान को। आपने क्या किया? जो वादा किया है नरेंद्र मोदी जी की वादा, एक भी वादा पर जो पूरा जी अपने घोषणा पत्र में कर्ज वापस नहीं करने पर किसान के खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, यही बात
घोषणा पत्र में है। हाँ, अपराधिक और कार्रवाई। जी, आपने किसान के लिए क्या किया? देखिए, किसानों के लिए हमने बहुत सारा काम किया। आप जो है आप नेट पर सर्च करके देखिए कि हमने किसानों के लिए क्या काम किया है। आप बताइए, किसानों के लिए नेट पर सर्च नहीं करना है, अभी आप जो आम लोग देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि किसान के जो है जो समर्थित मूल्य है, हमने मूल्य तय किया कि किसान अगर कोई उत्पादन करेगा तो हम उसका किस रेट में, हम उसका दर में हम उसके जो है अनाज को, उसके माल को हम खरीदेंगे। ये समर्थन मूल्य तय किया किसानों के लिए भारत सरकार ने। और किसानों के लिए जो किसान कर्ज में डूबे हुए थे उसको कर्ज माफी के लिए भी घोषणाएं की। उसके बाद जो किसान जिस तरह से आत्महत्या कर रहे थे गुजरात में और महाराष्ट्र में, उनके लिए बहुत सारे जो है जो ये गुजरात में भी तो सरकार आपकी थी। हाँ, गुजरात में तो आपकी सरकार थी, अभी भी है, आपकी सरकार थी, अभी भी है। तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे? नहीं, देखिए, किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के जमाने में करते थे जी, फिर सरकार आपकी थी, जमाना कांग्रेस का कैसे? देखिए, कांग्रेस का जो है 10 साल जो शासन था यूपीए का, 2004 से लेकर 2013-14 तक जो है, उस समय किसान आत्महत्या कर रहे थे। 10 साल में इनकी सरकार थी जो है, 10 साल में क्या उपलब्धि कांग्रेस के जो है शासनकाल में किसान आत्महत्या कर रहे थे, एकदम कर रहे थे। जब बीजेपी शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने किया, शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने किया बेचारे। आपने शुरुआत जारी रखा। जी, अविनाश जी, देखिए, 2 मुद्दे अभी जो सामने उभर के आए, किसान की समस्या और रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार की समस्या जो मेरे विचार से लग रहा है कि कोई रोजगार जो आप समझ रहे हैं कि सरकारी नौकरी सबों को दे दी जाएगी, वो ना कांग्रेस गवर्नमेंट कर पाई, ना बीजेपी कर पाएगी, ना आगे कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो कर पाएगी। एक सही दिशा में एक कदम उठाने की जरूरत है और वो हो रहा है। आप स्किल डेवलपमेंट की जो बात है, मैं आज कह रहा हूं कि रोजगार की भारी समस्या है। एक छोटे स्तर पर बात कर रहा हूं मैं, सब लोग कटिहार के वासी हैं, जानते हैं। प्लम्बर एक फोन पर आपके पास आ जाता है क्या? नहीं आता। टेक्नीशियन मिल रहा है आपको क्या? नहीं मिलता। मजदूर मिल रहे हैं क्या? आसानी से एक गाड़ी ड्राइवर आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। उसको रोजगार की कमी नहीं है। आप एक प्लम्बर से थोड़े से ढंग से बात ना करें, वो कहेगा भैया आप रखो मैं चलता हूं। रोजगार की समस्या नहीं है सर, यहाँ एमए और बीए केवल पैदा हो रहे हैं और उसके पास स्किल नहीं है। शिक्षित बेरोजगार जनरल जो इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, वो जो इंटरनेशनल कंपनी आती है वो कहती है कि आपके इंजीनियर साहब काम करने लायक नहीं है। वो जो पढ़ाई उनके पास डिग्री है लेकिन उनके काम के नहीं। तो इसको स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना हो। दूसरी चीज, किसान आत्महत्या की जो बात है, मैं इस चीज का व्यक्तिगत रूप से इस चीज के मैं खिलाफ हूँ। चाहे मोदी गवर्नमेंट वो योजना बनाई है कि 6,000 रुपया दिया जाएगा, कुछ पैसे आए हैं अकाउंट में, कुछ फिर आएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिया गया है कि 12,000 उसको किया जाएगा, जो भी है। किसका पैसा कोई गवर्नमेंट दे रही है? पैसा तो टैक्स पेयर्स का ही पैसा है ना। पैसा कोई अब ऐसा तो नहीं है कि मशीन लगा दिया, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो नोट छापने की 100 मशीन थी, अभी 500 मशीन लगा देंगे। टैक्स पेयर का पैसा आप मुफ्त बांटने वाले होते कौन है ये बताइए हमको। वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। किसानों को उसको बेहतरी कैसे हो, आप सिंचाई की योजना दीजिए, उसको खाद समय पर उपलब्ध हो, उसके उचित दाम उसको मिले। सबसे बड़ी दिक्कत सर ये है किसानों के साथ कि जिस समय पैदा होता है उसका सारा खर्च हो जाता है, फसल तैयार हो जाता है, तब बेचारा जब वो बेचने जाता है तो उस समय मक्का की हो, गेहूं की कीमत 1,200, 1,400, 1,500 हो जाती है। गवर्नमेंट यदि कोई मूल्य स्थापित भी करती है, घोषित भी करती है, तो उसका खरीद करने वाला कोई नहीं है, उसके गोडाउन और स्टोरेज करने का सिस्टम कुछ नहीं है, उसका कोई मार्केट नहीं। मैं एक चीज कह रहा हूं सर कि आज किसी जनरल जो बिजनेस है उसमें MRP है जी। आज मान लीजिए कोई कंपनी स्टैब्लिश कंपनी है तो दिल्ली में भी 525 रुपये मिल रही है, यहाँ भी है। आज किसानों को उस तरह काम करने की जरूरत है, उसकी शुरुआत हुई है अभी उस क्षेत्र में। बहुत ई मार्केटिंग किसान को हो कि हमको भाई इस चीज का क्या मार्केट प्राइस है और उसको उस ढंग की व्यवस्था कीजिए कि किसान को तब तक, मान लीजिए इसके पास 50 क्विंटल अभी मक्का हुआ है, उसको 75% का पैसा कोई गवर्नमेंट या कोई एजेंसी ऐसी हो जो उसको रखे और उसको दे, उसका काम चल जाए। और जिस समय हाईएस्ट प्राइस है
उससे 1200 में कोई आदमी खरीदता है। किसान दिन रात मेहनत करके 6 महीने खेत में काम करता है तो एक फसल उपजता है। बिचौलिया एक दिन में खरीदता है और वो 1200 को 2200 में बेचता है। तो इन सारे मुद्दों पर और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वक्त हो चला वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात को लेकर। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ की अधिकृत विक्रेता। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कंप्लीट एजुकेशन, तो आपके लिए है जिले में सिर्फ एकमात्र स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इंग्लिश एनवायरनमेंट, हाई स्किल टीचर्स, बेस्ट रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स 17:1, एयर कंडीशनड ऑडियो विजुअल स्मार्ट क्लासेस और इनोवेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ मार्शल आर्ट, सिंगिंग और डांसिंग के लिए स्पेशल क्लासेस, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल के साथ आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी। आपके बच्चों के सुदृढ़ और सुंदर भविष्य के लिए जिले का एकमात्र स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, नॉर्थ ऑफ मेडिकल कॉलेज, सिरसा, कटिहार। क्लास नर्सरी से 8 तक, एडमिशन ओपन। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। नमस्कार, ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में। दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनाव जो कटिहार में दूसरे चरण में है, जिसका आगाज हो चुका है लोकतंत्र के महापर्व का, इन्हीं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने समक्ष हाजिर होते हैं प्रतिदिन ठीक 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। और साथ ही हमारे बीच जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं, हमारे उम्मीदवार के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे आप लगातार सवाल कर सकते हैं कटिहार की समस्याओं को लेकर के, स्थानीय मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे। हमारा 2 फोन नंबर है 06452 242601 पर। इससे आप डायरेक्ट जो है हमारे जनप्रतिनिधि से मिल सकते हैं, हमारे मेहमान से मिल सकते हैं। चलिए, हमारे बीच हैं शिव प्रकाश गाड़ोदिया जी जेडीयू से, निजामुद्दीन खान बीजेपी से, मनोहर प्रसाद यादव आरजेडी से हैं और जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अविनाश हैं और आज विश्लेषक की भूमिका में हैं। इनसे हम कई तरह के सवाल और उन जो भी समस्याएं हैं उनसे अवगत होते हैं, विकास की बात चर्चा करते हैं। तत्काल हमारे बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार जी। राजेश जी, बताइए। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। राजेश जी लाइन पर हैं? हाँ, लाइन पे हैं।
हाँ राजेश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है जदयू के प्रतिनिधि से। आप ये बताइए, 2015 में मोदी सरकार जो नीतीश कुमार को डीएनए की गाली दिया करते थे, और ऐसी क्या मजबूरी आई कि वो उनके साथ फिर से सरकार में हैं और अभी लोकसभा में साथ में कैंपनिंग कर रहे हैं, वोट मांगने आते हैं? आप बताइए किस बात का डर था? जी, किन से ये सवाल कर रहे हैं आप? जदयू से। शिव प्रकाश जी, आपसे सवाल है, कैंपेनिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार, किस हैसियत से वो वोट मांगने आ रहे हैं? हैसियत क्या, नीतीश कुमार विकास पुरुष है। उन्होंने जो 10 वर्षों में बिहार का विकास किया है, वो हमको नहीं लग रहा है उसके पीछे कोई भी सरकार इसका 10% भी कोई विकास किया है। आज व्यापारी को लीजिए, हम एक व्यापारी हैं। आज जो व्यापारी 10 वर्ष पहले उसकी बैलेंस शीट पूछिए और आज की बैलेंस शीट पूछिए, माने 100% का इजाफा है। आज हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में हर व्यापारी को बिजली की सुविधा है, रोड पुलिया की सुविधा है, सुरक्षा की सुविधा है। व्यापारी को क्या चाहिए? ये 3 चीज़ की सुविधा है। उसके कारण आज व्यापार खूब फल फूल रहा। आज छोटे से छोटे व्यापारी से पूछिए कि उसका जो 10 वर्ष पहले क्या बैलेंस शीट था और आज उसका क्या बैलेंस शीट है। चलिए निजामुद्दीन जी बताइए कि बीजेपी का गढ़ था कटिहार, यहाँ पर जेडीयू के खाते में सीट गई है, कितना समर्थन, खास करके जिस समय सीट के बंटवारे को लेकर के बड़ा सा विवाद खड़ा था, लेकिन क्या लग रहा है कि अब वोट मांगने के नाम पर जो लोगों के बीच आप जा रहे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के, क्या मैनिफेस्टो आपने तैयार किया है? आप मतदाताओं के बीच वोट मांगने जा रहे हैं, अपील करते हैं मताधिकार आपके फेवर में हो, इसके लिए मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, हमारा तो कंबाइंड मैनिफेस्टो है जो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का जो है, और ये सीट रही जो है कि गठबंधन की, तो गठबंधन 17 सीटों पर 6 सीट पर लोजपा लड़ रही है, बिहार में चुनाव लड़ रही है, सभी को पता है। और हम तो, हमारे तो ज्वाइंट जो है, हमारा जो है स्ट्रेटेजी है, हमारा जो वोटर है, बीजेपी का जो वोटर है वो जेडीयू के साथ है। हम तो आज पूरे सुबह से ही जो है पूरे कदवा, प्राणपुर और बारसोई, बलरामपुर, तीनों विधानसभा घूम करके मैं 8 बजे यहाँ लौटा हूँ। तो हमको जैसे लगा, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, निस्ता पंचायत गया, मैं बस्तौल गया, जाए मैं बलरामपुर गया, मैं आपके जाकर के जो है या चांदपुर कुमड़ी गया, तो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और जेडीयू के कार्यकर्ता दोनों आदमी समर में कूद गए हैं। और ये महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है कि जेडीयू एक अलग पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है। एक मुद्दा है कि हम कैसे युवराज चंद्र गोस्वामी को पार्लियामेंट भेजें। एक कॉलर जुड़ चुके हैं मिर्चाईवाड़ी से। जी हेलो। हाँ हेलो जी, बताइए क्या सवाल है और किन से है? जदयू के प्रतिनिधि से सवाल है। जी बताइए। भागलपुर में जो सृजन घोटाला हुआ, उसकी जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं की गई? जवाब दें। जी शिव प्रकाश गाड़ोदिया जी बताइए। एक बड़ा घोटाला हुआ था भागलपुर में, याद होगा आपको। उसमें जेडीयू या नीतीश कुमार ने जांच में कोई विशेष पहल नहीं की। पहल की है, पूरी नीतीश कुमार जी ने पहल की है, दोषियों को सबको अंदर किया है और अभी भी उसकी जांच चल रही है। उन पर भी उंगली उठा था, वो भी इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। जो आरोप है, ये आरोप है। आरोप तो कोई भी किसी पर ला सकता है जी। आरोप की तो कोई भाषा नहीं होती है, कोई भी किसी पर ला सकता है। लेकिन हम तो एकदम दावे के साथ कह सकते हैं, नीतीश जी हमारे एकदम साफ सुथरे, उन पर कोई एक उंगली, कोई एक दाग नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर। जी मनोज जी बताइए कि कटिहार में भी कई सारे छोटी मोटी जो बैंक, यूँ कहें कि जैसे प्रयाग, तो बहुत गरीबों का पैसा वो हड़प करके लेके चली गई है। खास करके बहुत जो भी ब्रांचेस कटिहार में थे वो सब
बंगाल में उसका हेड ऑफिस पाया जाता है। तो कटिहार के जो जनप्रतिनिधि रहे तारिक अनवर साहब, उन्होंने जो है इस ओर कोई खास पहल नहीं की। उन गरीब लोगों के जो खाते में पैसे वो लेके चले गए, उनको लाने की पहल उनके द्वारा कुछ नहीं की गई है। देखिए, ये भी एक सवाल जो है कई दिनों से लोग पूछ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी लोकतंत्र का हत्या किया है। हमारे मैंडेट से वो मुख्यमंत्री बने थे। माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था, जो हम यदि हमारा सीट भी ज़्यादा आएगा, आपके मीडिया के साथी लोग पूछे थे, जो आपको यदि सीट ज़्यादा आएगा तो आप क्या करें? कहा जो हम जनता के बीच जाके कह दिए जो मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार जब सृजन घोटाला में फंस रहा था, 24 घंटा में वो पलटी मार दिया, क्योंकि वो खुद फंस रहे हैं। उसमें सुशील मोदी जी का भी बहन है। अभी तो इन्होंने सृजन घोटाले की बात ही करी थी कि वो जांच के लिए जो है वो पहल भी किए थे। जांच के लिए पूरी बात मैंने उसकी जांच तो सीबीआई कर रही है और दोषी पकड़ाए भी है और उसको सजा भी हुई है, अंदर में है। आपका तोता है, जांच का विषय होते रहेगा, लेकिन अभी तक कितना दिन हो गया है, कितने लोग आएगा तो पता चलेगा। यही कहना है, 5 साल बीत जाएगा, हम उसका निर्णय करने वाले कौन होते हैं? तो फिर जांच किससे करवाएं? नहीं, हम निर्णय करने वाले कौन होते हैं? हम दोषी साबित करने वाले कौन है? जब सीबीआई जांच कर रही है वो तय करेगी ना कि कौन दोषी है नहीं है। आप ही दोषी कर दिए, आप ही अदालत है, आप ही कोर्ट है। नहीं, प्रश्न ये भी है कि सृजन घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ शुरुआती दौर में कि ये घोटाला हुआ है, ये किसने किया? नीतीश कुमार के सरकार में किया, किसी विपक्षी दल ने। नीतीश कुमार के सरकार में सत्य है, नीतीश ने खुद ही तो इसके अनुसंधान किया। सत्य है कि किसी विपक्षी दल की चारा घोटाला में तो लालू जी भी ने FIR किया था। अरे भाई, पहला FIR लालू जी किया था चारा घोटाला। ये कहने से ये नहीं चलेगा। यहाँ सृजन घोटाला की बात हो रही है और सृजन घोटाला पर जो आदमी को जो है प्रश्न के उत्तर मांग रहे हैं, उसी के डर से वो 24 घंटा में ट्रैक बदल के भाजपा की जो आदमी कहा था जो मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। टेस्ट कराने के लिए नाखून भेजा गया था यहाँ से। ये है कि आखिर मान लीजिए घोटाला किसी भी सरकार में आखिर आम लोगों का पैसा जाता है, इसमें जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदारी? बिहार सरकार है। बिहार से बैंक जो फर्जर बैंक को कौन ने अनुमति दिया है? बिहार सरकार दिया है, उससे कमीशन लिया है बिहार सरकार। नहीं, आज पैसा लेके भाग गया, क्या पैसा लाने का काम किया? जी जवाब लेंगे। एक कॉलर है मुझे गाड़ी से। जी हाँ, हेलो हेलो हेलो। जी हाँ सरवन जी बोलिए, क्या सवाल है? हेलो सरवन जी सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? जेडीयू के जेडीयू के नेताजी से है जी कि सर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या जेडीयू का कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया क्या? 400 रुपया में सर फॉर्म भरा जाता था, अभी कंपार्टमेंटल का 750। कटिहार के स्थानीय मुद्दों की बात करें। बात है सर कि सिनेमा के नाम पर 36 रुपया पर स्टूडेंट से हर एक ईयर लिया जाता है 9-10 में, और 5 साल से कोई सिनेमा कहीं किसी विद्यालय में नहीं दिखाया जाता है। जी कॉलर पूछ रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कॉर्पोरेट ऑफिस है जेडीयू का। क्या मैंने समझा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कॉर्पोरेट ऑफिस है, मतलब मनमाने तौर पर शुल्क की वसूली होती है। इस पर अभी तक जो है बिहार सरकार का जो है कोई खास अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। जो मनमाने तौर पर जो शुल्क की वसूली की जाती है, इसीलिए उसे कॉर्पोरेट ऑफिस बताया जा रहा है। ये सब बोलने के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश सरकार के नज़र में कुछ भी जाने से हर चीज़ पर वो संज्ञान लेते हैं और उसको सख्ती से जो है उसको माने उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, हम घोटालों की बात कर रहे थे, सृजन घोटाला हो या फिर कटिहार में कई सारे कंपनियों के द्वारा जो है घोटाले किए गए, पैसा लेकर गरीबों का पैसा एक सपना दिखा करके जो है लेके भाग गया। जिम्मेदार आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेंगे? कटिहार के स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेंगे या बिहार सरकार लेगी, या कौन इसके लिए जिम्मेदार होंगे? कौन उन गरीबों के पैसे जो है उनके खाते में पुनः लेकर आएंगे?
सरकार का काम, पहले तो क्या है, सरकार है, उनकी काम है, आपको क्या पहल किया कि 2004 और 2014 के बीच जो है शारदा, नारदा और रोज वैली से लेकर ये जितने भी चिट फंड हुए, ये सारे चिट फंड को आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको लाइसेंस दिया। राज्य सरकार में, राज्य में चलाने के लिए बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, अब मूलतः बिहार में ये घोटाले सबसे ज्यादा हुए। आपको पता है इसमें कितने लोगों को केंद्र सरकार ने जेल भेजने का काम किया, कितने तृणमूल कांग्रेस के लोग जेल गए हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि रघु राजन जब आरबीआई के डायरेक्टर थे, तो उस समय ये शारदा जो जितने चिट फंड कटिहार में खुले जो है, इन सबको लाइसेंस दिया। और सांसद जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। अगर कटिहार के अगर 5000 लोगों के पैसा अगर लेकर के बंगाल भाग गया, तो सांसद का क्या प्रयास रहा? सांसद ने कभी पूछा पुलिस से, पुलिस कमिश्नर बंगाल से, कि आप यहाँ हमारे कटिहार का चोर भाग के गया है, उसको पकड़ करके उसको जो है हाजिर करिए। क्या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं बनता है, जो हमारी गरीब जनता का जो पैसा लूट के चला गया है? सांसद तो प्रयास कर नहीं रहे हैं, सांसद पर आ जाता है, मुख्यमंत्री का क्या दायित्व? बीच में की जिम्मेदारी आरजेडी और जेडी की जिम्मेदारी तय करिए कि बीच में जो है जेडीयू और आरजेडी ने भी सरकार बनाई थी, उस दौरान जो है क्या हुआ ये बताइए। सरकार तो आपकी भी थी, उप मुख्यमंत्री ये तेजस्वी यादव भी थे। कितना दिन इनको मौका मिला? तेजस्वी जी कितना दिन रहे मुख्यमंत्री? तो लगातार चल रहे हैं 15 साल से। उनका क्या दायित्व? 15 साल में उन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री क्या वो ठीक है, एफआईआर हुआ, जेल जा रहा है, लेकिन गरीब जनता के बीच में पैसा आया। मुद्दे की बात यह है, जो पैसा उनके पुनः वापस आया, ठीक है, आप जेल भेज रहे हैं, आप मुजफ्फरपुर की घटना में भी आप भेज रहे हैं, जांच चल रही है जी। सांसद काम महोदय नहीं ने चले, इस ओर कोई पहल नहीं इसमें गरीब जनता का जो पैसा गया, अविनाश जी, सांसद महोदय ने इस ओर कोई पहल नहीं किया। क्या मानना है आपका? गरीब लोगों का जो पैसा चिटफंड कंपनी के द्वारा जी, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि। लेकिन एक चीज है कि ये जो नॉन बैंकिंग कंपनी जाती हैं, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक आरबीआई का गाइडलाइन, ठीक है, उसी के अनुसार उसको चलना है। यदि उसके अनुसार नहीं चल रहा तो उसमें गड़बड़ जो घोटाला है। और इसमें मैं समझता हूं कि दोनों स्थानीय प्रशासन, वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने सारी पेपर्स और सारी चीज की जांच की है क्या, कि आपके यहाँ ऑफिस वर्क कर रहा है, तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार उसका सारा चीज है कि नहीं है, इसको देखना है। और दूसरा चीज हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, वो जो एक कॉलर्स की बात हो रही थी, सारे नेता डोल जाएंगे कुर्सियां, इसमें दिक्कत ये होती है कि कहीं ना कहीं ऊपर से किसी न किसी बड़े, मैं नेता नहीं कहूंगा, बड़े लोगों का बड़ा कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, तभी ये घटना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब प्लस एक बड़ा उसका जो है उस पर कहीं ना कहीं रहता है, तभी ये लोग फलते फूलते। नहीं, इसको देखना होगा। और दूसरी, आज के डेट में किसी न किसी बड़े सांसद बिना उसके साथ पेट्रोल रखते हैं, नहीं वो पेट्रोल रखते हैं, संरक्षण के संरक्षक रखते हैं, और उनके संरक्षण में ये फलते फूलते हैं और पैसा लेके एकदम। और सर, एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ पर हम लोग ये चीजें जा रही हैं इस फेडरल सिस्टम में, कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये जो बड़ा मतलब घटनाक्रम जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खतरनाक है कि मान लीजिए कि कोई सीबीआई की जांच हो, इनकम टैक्स की जांच हो, ये हो, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो कहेगी हम कुछ नहीं देंगे, हम इसको ले जाने नहीं देंगे। ये मामला कहीं न कहीं बंगाल में हुआ। अभी एक एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तो पुलिस उसको धमकी दे रहे थे एयरपोर्ट पर कि साहब आप क्यों इसकी जांच कर रहे थे। अब कौन पार्टी क्या, उससे मुझको मतलब नहीं। मध्य प्रदेश में भी घटनाएं हुई हैं, कर्नाटक में भी हो रही हैं। तो ये देश के सही भविष्य के लिए या फेडरल सिस्टम में, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलजुल के भ्रष्टाचार को रोकना है, तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रोक देगी नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट रोक देगी नहीं होगा, दोनों को मिलजुल के काम करना। और दोनों की एजेंसीज हैं, दोनों एजेंसीज मिलके नहीं करेगा तब तो ये फेडरल सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा, तब तो काम ही नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये गलत दिशा में मैं समझता हूं कि एक शुरुआत हुई है। इसको कहीं न कहीं जो मतदाता हैं या सारे दल के लोग हैं या नेता हैं, उनको विचार करना होगा कि आखिर कहता है ना कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी, पार्टी से बड़ा देश होता है। तो हम लोग सांसद चुन रहे हैं, तो सांसद कितने पूरे देश में, वही 540 542 ना। तो उनका ये ड्यूटी है कि हम ऐसा कोई काम न करें
पार्टी की ड्यूटी है कि हम ऐसा कोई चीज न करें। ठीक है, चुनाव के वक्त बहुत सारी बातें होंगी, इधर होगा उधर होगा, घोषणा पत्र में बहुत बात, लेकिन देश हमारा एकजुट रहे। जो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे हर समय कहीं ना कहीं वो रहेगा, उसको आप एकदम अलग नहीं कर सकते, खास करके पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। देश हमारा सर्वोपरि है, इसको हर दल को, हर नेता को इसको ध्यान में रखना होगा, तभी हमारा ये सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही रूप में वर्क करेगा। बीजेपी का एक घोषणा पत्र है जो जम्मू कश्मीर में धारा 35A और 370 पर जो वादा है, इस घोषणा पत्र से, या फिर आप अपने घोषणा पत्र की बात करेंगे तो मतलब क्या कंपाइल कर रहे हैं कि कहा गया था कि पार्टी जम्मू कश्मीर से धारा 35A हटाने की कोशिश करेगी, और घोषणा पत्र में 35A को जम्मू कश्मीर के गैर अस्थायी निवासियों और महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण बताया गया है। इसके साथ ही धारा 370 पर दृष्टिकोण को दोहराया गया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो नरेंद्र मोदी का जितना भी घोषणा हुआ है, जो 5 साल आपने देखा, सब जुमलाबाजी हुआ। कोई मुद्दा पर आप मैनिफेस्टो को आप देखिए, आप तो पत्रकार से आते हैं, जो मेन मुद्दा था, क्या एक मुद्दा पर भी खरा उतरा? युवा की बात है, काला धन की बात है, किसान की बात है, क्या मिला? मुद्दे पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए जनता हमने इनको 10 साल दिया था समय जो है, 10 साल में इन्होंने क्या किया ये तो जनता के सामने है। अभी तो मेरा 5 ही साल हुआ है ना, जब इनके बराबर पर पहुंचेंगे पर देखिएगा 370 जो है। और नहीं आपका 5 साल का ही नहीं, ये क्या तब्दीली करते हैं, क्या परिवर्तन करते हैं, ये तो वक्त बताएगा, अभी नहीं बताएंगे। अब तो जाने का समय दीजिए ना, जाने का कहाँ समय है जो है। देखिएगा रिजल्ट देखेगा। 5 सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए, राष्ट्रीय मुद्दे की बात करेंगे तो 5 सबसे बड़ी उपलब्धि जिस पर मोदी सरकार पुनः जो है अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी, जो और जिसको लेकर के पुनः जो है आप कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार, ऐसा क्या? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हम देश के इस 125 करोड़ आबादी की 400 पार शान से, पूरे दुनिया में शान से जीने का जो है एक हक पैदा किया है। और जिस तरह से हमारे पूरी दुनिया हमको आज एहतराम कर रही है, सलाम कर रही है, हमारी ताकत को देख रही है, हमसे भिड़ने की जो कोशिश नहीं कर रही है, ये आज जो है आपको पता है कि इमरान खान को भी कहना पड़ा कि अगर नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो अमन और अमान कायम होगा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। ये कब कहा? जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तब कहा। आज तक यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं कहला दिया? क्यों कह रहा है कि मेरी ताकत को पहचानता है, मेरी हस्ती को जानता है। सारी दुनिया में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो इस्तकबाल होता है। क्यों होता है? इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी है, ये नहीं, वो ताकतवर प्रधानमंत्री है पूरे दुनिया में, इसलिए कि उनका इस्तकबाल होता है। तो क्या मनमोहन सिंह जब सरकार में थे तो क्या उनका मनमोहन थे? ये तो बनते हैं, बोल रात दिन बोलते ही मोहन थे बेचारे, वो मौन थे, ये बोलते ही रहते। मोहन थे बेचारे, उनका तो बात ही अलग। नहीं, हमारा ये कहने का है, जो जब बीजेपी की सरकार आई है देश में, तब देश पर हमला हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कारगिल युद्ध हुआ, हमारे कितने हजारों सेना मारे गए, जबकि हमारे घर में घुसा हुआ। कारगिल मेरा है, भारत का है, उसमें घुस के हमारी सेना को कितना बर्बाद किया, मारा। उसके बाद पार्लियामेंट पर हमला हुआ, बीजेपी की सरकार थी। कितना ये जो अभी हो रहा है, इन्होंने कहा था कि 1 सिर काट के ले जाएगा तो हम 10 सिर काट के ले जाएंगे। हजारों सैनिक हमारे मारे गए। मुंबई में जो हमला हुई थी वो किसकी सरकार थी उस समय? बीजेपी की सरकार थी। अच्छा, बम्बई। अच्छा, आप पहले जो है होता है, जितना हमला इनके टाइम में हुआ है उतना कभी भी नहीं हुआ है। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटना टिका दिया था, देश को 2 टुकड़ा में बांट दिया। कांग्रेस की बात आप लोग कहते हैं, कांग्रेस इतना साल राज किया, क्या किया? 2 टुकड़ा में बांटा। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि बिरयानी खाने के बिना प्रोटोकॉल को तोड़ के चले गए बिरयानी खाने के लिए। आज सिद्धू जी को कहते हैं कि ये कैसे चला गया।
इस बात से कितना इत्तेफाक ये तो कांग्रेस का जुमला है जी, समझ गया नहीं? ये कांग्रेस के लोग जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। क्या इंदिरा गांधी जो किए ये जुमला है? आप देखिए, सबसे पहले तो अटल जी ने ही कहा था कि ये दुर्गा रूप है, सबसे बीजेपी में थे अटल जी, लेकिन इंदिरा गांधी जी को उपाधि दिया था दुर्गा का। आप प्रिय मित्र, आप पहले अपना सामान्य ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए कि कब कौन सी घटनाएं, कारगिल युद्ध आप जीते थे, आपको जानकारी है? किनके टाइम में कारगिल युद्ध क्या कौन जीता था? कैसे घुसा? आपने जीता था। उसके मेरे सेना को कितना मारा? आप कारगिल युद्ध कौन जीता पहले बताइए ना। जीता तो मेरा सेना कुर्बानी आपके शासन में जीता। आपके शासन में जीता है। शासन आपके शासन में तो घर में घुस गया भाई। अरे घुसा कैसे? आप जो है ये अभी जो 40 जवान हमारे शहीद हुए हैं पुलवामा में, हाँ, ये सीआईडी रिपोर्ट भारत सरकार को दिया, अमेरिका ने दिया। जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मोदी जी को मानते हैं। कैसे? क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन दिया जो बहुत बड़ी हमला होने वाली है। कैसे वो कार घुस गया बम लेके? यही नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो बारूद लेके कैसे घुसता है। अभी क्या होगा मोदी जी, कैसे घुसा हो? क्या मोदी जी किनकी जवाबदेही है? पहले से जानकारी थी? देखिए, उससे ज्यादा जानकारी लगता है कि था जो है पूरी जानकारी आपको जानकारी है, लेकिन आप बोलते नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनको रिपोर्ट दिया था। पुलवामा हमले पर सीधे आरोप है कि पुलवामा हमले की जानकारी पूर्व जो है रूप से घोषित था, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारी नहीं हुई। इतना बड़ा सच्चाई है, सब लोग देखिए, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट तो खास करके जम्मू कश्मीर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सतर्कता बरती जाए। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट तो आते रहता है, हर दिन आता है, लेकिन एक परफेक्ट की इस जगह पर पर्टिकुलर चीजें होने वाला कितना उचित नहीं। देखिए, जवाबदेही आप जब देश के मुखिया हैं जी, तो कोई यदि गलत होगा तो उसकी जिम्मेवारी होगी, निश्चित रूप से इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी होगी। लेकिन उसके बाद यदि फिर क्या हुआ उसकी भी जिम्मेवारी, उसका भी अलग मुद्दा है, ये भी जिम्मेदारी तय होती है, ये अलग मुद्दा। हम केवल इतना ही कह रहे तो फिर और जिम्मेदारी कौन लेंगे? सर ने बोला कि एयर स्ट्राइक हुआ, ये हमारा सेना का परामर्श ये हुआ। सामर्थ्यवान हमारे देश की सेना है, उस पर हम उंगली नहीं, उसको सैल्यूट करते हैं। तो उन्होंने जो काम करके दिखाया वो सेना का जाता है, उसका श्रेय मोदी जी लेते हैं। अपने कहने पर एक चीज है, ये बात सही है, तो घटना भी घटती है तो मोदी को लेना। ये तो भारतीय सेना का है, लेकिन तब एक चीज देखना होगा, 71 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, 2 टुकड़ा किया, और अभी यदि मोदी जी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो गलत है। उस समय भी तो भारतीय सेना ने ही ना कोई दिखाया। तो ये देखिए, होता क्या है कि लड़ेगी तो सेना ही, जीतेगी सेना ही, और ये तय है कि आज पूरे विश्व में भारतीय सेना की अपनी ईमानदारी, अपना जोश या उनका जो कर्तव्य मनोबल, ये चरम पर है और पूरे विश्व की तीसरी या चौथी सेना मानी जाती है। तो वो अपने, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व का एक अपना अलग स्थान होता है। ये कहा गया था, बार बार कहा जाता है कि 26/11 का जब बॉम्बे हुआ था तो उस समय वायुसेना के जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी है, हम स्ट्राइक कर सकते हैं, हम स्ट्राइक कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। वो एक अलग विषय है कि उसमें उस समय अनुमति नहीं मिली। हम केवल उसमें केवल कहना चाहते थे कि मतदाताओं से, चूंकि किसी दल के लिए हम नहीं करेंगे, मतदाताओं से एक आग्रह जरूर किया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा ना, आपने कहा कि बीजेपी को क्यों वोट दे बताइए, तो उन्होंने कहा कि भाई जहां भी मोदी जानते हैं तो शान से जाते हैं, और मोदी जी भी इस चीज को कहते हैं और कोई भी कहेगा राजनीतिक विश्लेषक कि 30 साल के बाद जो स्पष्ट बहुमत मिला मोदी, उसके चलते आज एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में पूरे विश्व पटल पर उभर के आए। तो जनता से आग्रह हमारा कम से कम इतना होगा कि जब वो मतदान के लिए जाएं तो सारे मुद्दे उनके सामने रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, लेकिन एक मुद्दा ये भी रहे कि हम उसको वोट दें जो वहां सरकार एक अस्थायी सरकार बने, बहुमत की सरकार बने, जिससे कि देश की प्रतिष्ठा बनी रहे और एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पर विराजमान हो। ये मेरा व्यक्तिगत अपना आग्रह है। अब एक
अब आप कहते हैं कि कटिहार के सांसद को ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। क्या यहाँ अभी पॉलिटेक्निक जो कॉलेज खुला है वो बीजेपी के प्रयास से खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुल रहा है वो बीजेपी के प्रयास से खुला है, आपको ये जानकारी है? कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद के प्रयास से ही जो है पॉलिटेक्निक यहाँ आया, तारकिशोर जी के प्रयास से ही इंजीनियरिंग कॉलेज आया। अभी 350 अरब रुपये का एक बड़ा प्रोजेक्ट इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड सिस्टम जो है यहाँ आ रहा है, जिसमें एसटीपी जो है आपके जो सीवर जो सिस्टम है उसको दुरुस्त किया गया। 350 करोड़ का आयरन युक्त पानी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या जिसको यहाँ पर पास हुआ है जो है। और दूसरा बात 200 बेड का यहाँ सदर अस्पताल में 200 बेड 100 बेड राज्य सरकार और 100 बेड केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, जो यहाँ पर जो है खुलने जा रहा है। मैं आपकी सरकार चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की बात करें, मैं आप पूछना चाहता हूं कि ये जनता जानना चाहती है, आईसीयू भी बना था कटिहार में, अभी तक बंद पड़ा हुआ है। जिस उद्देश्य से आईसीयू यहाँ बनाया गया था वह उद्देश्य में विफल है आज भी। इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? कटिहार की एक स्थानीय समस्या है वो। 320 मंगल पांडे जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, मैंने मंगल पांडे जी से इस विषय पर बात किया था, किशोर जी ने भी स्वयं बात किया है। बातचीत नहीं, बात इंप्लीमेंट जो है ये चुनाव की वजह से सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रुका हुआ है। आप देखेंगे चुनाव के बाद इमीडिएट प्रोसीजर कार्रवाई हो जाएगी और वो सेटअप जो है पूरा तैयार हो जाएगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ इस विषय पर। चुनाव के बाद हाँ, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है ना, इसमें कोई आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसमें चुनाव प्रभावित हो, तो इसलिए करके इसी वजह से रुका हुआ है। चुनाव के बाद आप देखेंगे 23 मई के बाद जो है पूर्णतः ये अपने काम में जो है प्रारंभ हो जाएगा, इस सिस्टम को हम लोग लागू कर देंगे। चलिए, एक कॉलर है, व्यवसायी है, हेलो, वो एक सवाल रखना चाहते हैं। जी हेलो, जी, तो चुनाव के बाद जो है इस पर निपटारा होना है, मतलब तत्काल इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होनी। नहीं, ये पाइपलाइन में है, ये पाइपलाइन में है पूरा काम। जो है आपने जो प्रश्न किया है वो पाइपलाइन में है। मंगल पांडे जी से पूरी बात तारकिशोर जी ने किया, मैं भी उनके साथ था, और ये पाइपलाइन में है। ये जस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, और कटिहार की आम जनता को भी मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। व्यापारियों की बात करें तो जीएसटी जो है आपकी सरकार लाई, और क्या लग रहा है कि व्यापारी वर्ग इस जीएसटी से कितने खुश हैं? हालांकि समय समय पर इसमें जो है बार बार संशोधन करना पड़ रहा है, क्या नहीं लग रहा है कि आप अपने इस प्लानिंग में फेल नजर आते जा रहे हैं? नहीं, ये प्लानिंग फेल नहीं है, चूंकि जीएसटी जो लाया गया तो उसमें कुछ कमियां थी, जिसको हम लोगों ने बाद में उसको सुधार करके समय पर कमियों को दूर करके इस पर क्यों नहीं इसे इम्प्लीमेंट किया गया? ठीक है, देखिए कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। गलतियां हुई है, इसको हम मान रहे हैं, लेकिन हमने उसको सुधारा, हमने उसमें सुधार लाया। समय समय पर हमने जीएसटी को कम किया। नहीं सर, विश्व में कहीं भी इस तरह के वन टैक्स का जो फार्मूला तय हुआ है कहीं भी एक बार में लागू नहीं हुआ है। उसमें भी समय समय पर जो है उसमें चलना होगा। हाँ। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिस चीज को आप एक बार फाइनल करके 10 साल के बाद भी विचार ये संभव नहीं है कि मतलब इस बात से भी नहीं है व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं रुष्ट हुआ है इनकी इस पॉलिसी से। नहीं, देखिए व्यापारियों का हमने पूरा ध्यान रखा है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा होता तो संशोधन कैसे करता है? हमने उनसे राय ली है। सुशील कुमार मोदी जो बिहार सरकार में कॉमर्स देखते हैं, जो बिहार सरकार में वित्त देखते हैं, समय समय पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से, पूरे बिहार के लोगों से मिलते हैं, उनसे राय लेते हैं, और जब जीएसटी की बैठक दिल्ली में होती है तो बिहार की तरफ से वो रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें वो जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो लाई जाती है, उसमें जो है जो कमी लाई जाती है, उसको पूरे जो है आम लोगों की राय से उसमें जो है संशोधन होता है। ऐसी बात नहीं है, और आप देखेंगे कि 4-5 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। और हम समझते हैं कि अगर व्यापारियों की अगर और कोई शिकायत आई तो उसमें और संशोधन होगा। कटिहार में पलायन कैसे रोकेंगे, इसके लिए क्या प्लानिंग किया है आपने? इसके लिए तो कटिहार के ये जो है 5 साल से सांसद है, इन्होंने तो पलायन रोकने के लिए कोई काम ही नहीं किया। कटिहार खास करके आसपास के क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा बेरोजगारी को लेकर के पलायन है। कई सारी ट्रेनें कटिहार से चला करती थी, वो बंद हो चुकी हैं, या तो अदर जगहों से वो चलती है। तो इस वजह से केंद्र सरकार की दायित्व नहीं है क्या? बिहार सरकार का दायित्व नहीं है? डबल इंजन की सरकार है, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ सांसद पर थोप देने से ये बात नहीं चलेगी। एक मिनट चाहते हैं,
आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि रेल मंत्रालय जो है जस्टिफिकेशन खोजती है, और जस्टिफिकेशन मुझे लिखकर देने का अधिकार नहीं है। ये जब यहाँ का सांसद लिख के देगा जस्टिफिकेशन कि यहाँ ये चीज होना चाहिए, तो फिर वो रेल मंत्रालय उसको जस्टिफिकेशन के लिए क्वारी करेगी, GM-NFL को भेजेगी, GM-NFL कटिहार DRM को भेजेगा, वो जस्टिफिकेशन कर करके वो फिर GM को भेजेगा, फिर GM रेल मंत्री को भेजेगा, उसका इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट उसको जो है प्रारूप तैयार करेगी, फिर वो इंप्लीमेंट होगा। तो ये काम सांसद की है कि जस्टिफिकेशन तय करे। क्या सांसद जी आरोपी के लिए क्या प्रयास नहीं किया, क्या लिख के नहीं दिया? बहुत सा ऐसा जगह है जो सांसद जी आपको लिख के दिया है, जूझ रहा है, जूझते हैं, आपकी सरकार है, आपने क्या चाहिए था इस जनता को, कटिहार की जनता को आरबी के बारे में अगर कार्यकर्ता ने कोई लिख कर रेल मंत्री को दिया है या कोई प्रयास किया है तो आपको उसका पत्र दिखाना चाहिए था। जानकारी नहीं है आपको, ये तारिक साहब प्रयास किए हैं कि नहीं, लिख के दिए हैं कि नहीं दिए हैं? लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी स्थानीय मुद्दा है ओवरफ्लाई रेलवे पर, बहुत बड़ा, 10-10 किलोमीटर तक जाम लग गया। टेंडर हो गया है, लेकिन सिंगल टेंडर की वजह से जो है वो रुका हुआ है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, उसकी वजह से रुका हुआ। वो टेंडर हो चुका है, आप जानकारी कर लेंगे। जो है बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं जो टेंडर हो गया है, काम शुरू हो रहा है, काम होगा, तो 5 साल बीत गया। नहीं तो सांसद तो आप ही के हैं ना, सांसद है तो केंद्र में सरकार आपकी है, सांसद जी रेल मंत्रालय आपके रेल मंत्री हैं। चलिए आरोप का दौर यूं ही चलता रहेगा। हम पुनः अगले दिन इसी मुद्दे को लेकर के आप सबों के बीच आएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि कटिहार में 18 अप्रैल को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, और 23 मई को फैसला होगा कि कटिहार में सांसद कौन बनेंगे, इस बार कटिहार का सांसद कैसा हो, जनता किस मूड में है, विकास के मुद्दों पर अगर वोट करेगी या फिर उनके स्थानीय समस्या होंगी या फिर कोई बड़ी समस्या को लेकर के क्या वो परिवर्तन चाहती है, या फिर वही ऐसे कई मुद्दों को लेकर के आप वोट करें, निश्चित रूप से मतदान करें और 100% मतदान हो। कटिहार में बता दूं कि 16 लाख मतदाता इस बार शामिल होंगे और 16 लाख मतदाता कटिहार के भाग्य का फैसला करेगी। तब तक दीजिए हमें इजाजत। हम पुनः ठीक 8:30 बजे प्रतिदिन इसी तरह आप समूह के बीच अपना कार्यक्रम, जो खास कार्यक्रम है मुद्दे की बात, लेकर हम प्रसारित करेंगे, लेकर आएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कंप्लीट एजुकेशन, तो आपके लिए है जिले में सिर्फ एकमात्र स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इंग्लिश एनवायरनमेंट, हाई स्किल टीचर्स, बेस्ट रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स 17:1, एयर कंडीशनड ऑडियो विजुअल स्मार्ट क्लासेस और इनोवेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ मार्शल आर्ट, सिंगिंग और डांसिंग के लिए स्पेशल क्लासेस, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल के साथ आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी। आपके बच्चों के सुदृढ़ और सुंदर भविष्य के लिए जिले का एकमात्र स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नॉर्थ ऑफ मेडिकल कॉलेज, सिरसा, कटिहार। क्लास नर्सरी से 8 तक, एडमिशन ओपन। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें। केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड
सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601। मोबाइल 9297979700 और 9430029220।